हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीमिक्स में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड। चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए जो कि 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि फ्लैट 20% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको दिया जा रहा है सभी प्रीलिम्स कोर्सेज एज वेल एज टेस्ट सीरीज में। प्री 24 ये कूपन कोड आप यूटिलाइज कीजिए। 24 फेब तक ये वैलिड है एंड डेफिनेटली हमारे कोर्सेज में एनरोल करके अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो के बारे में आपसे पूछा गया है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, कौन सी करेक्ट है ये यहां पर बताना है। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है कि एक तरीके से टोटल एनरोलमेंट है किसी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन में रिगार्डलेस ऑफ द एज, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द ऑफिशियल एज ग्रुप, जो कि कॉरेस्पॉन्ड करती है उस पर्टिकुलर लेवल ऑफ एजुकेशन को। सेकंड करें, इसकी जो वैल्यू वो 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 2 स्टेटमेंट्स दी गई, थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो बेसिकली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर हमें 5th क्लास का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो निकालना है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कि 5th क्लास की जो एज ब्रैकेट है वो कितनी होती है, ठीक है। तो उसके हिसाब से यहां पर हम बात करेंगे, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हम क्या देखेंगे कि भैया कितने लोग 5th क्लास में एनरोल्ड है, उनका नंबर कितना है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके बच्चे रहते हैं जो कि लेट अपनी स्कूलिंग शुरू करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हो सकता है जो ऑलरेडी 5th क्लास में होने चाहिए वो तो है ही, बट उसके अलावा बाकी जो बड़े हो चुके हैं जिनकी एज निकल चुकी है बट अभी भी वो 5th क्लास यहां पर कर रहे हैं, तो उनका भी नंबर यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि एज सच बिल्कुल करेक्टली मेंशन किया गया है स्टेटमेंट में कि रिगार्डलेस ऑफ द एज। तो 5th क्लास में अगर मान लेते हैं कि भैया 110 बच्चे एनरोल्ड हैं, बट अगर हम उस हिसाब से देखें कि 5th क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड होने चाहिए एज पर द एज ग्रुप, ऑफिशियल एज ग्रुप के हिसाब से, और मान लेते हैं कि भैया वो 100 ही है, तो उस केस में इसकी वैल्यू 110% यहां पर देखने को मिलेगी, राइट। तो जब स्कूलिंग लेट शुरू होती है तो उसकी वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो ज्यादा देखने को मिलती है। बट अगेन उसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर स्कूलिंग लेट हो रही है किसी बच्चे की तो उस केस में कहीं ना कहीं सरकार को भी वैसे इनिशिएटिव्स यहां पर लाने पड़ेंगे जो कि अलाउ करें उस प्रकार से उनको अपनी एजुकेशन पूरा करने में, ठीक है। तो उसी के बेसिस पर सवाल यहां पर पूछा गया था कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, कितने लोग एनरोल्ड हैं 5th क्लास में और कितने होने चाहिए। तो अगर ज्यादा लोग एनरोल्ड है तो मतलब शायद बहुत सारे ऐसे आपके ओवर एज बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन नहीं हो पाई है, अभी भी वो आपकी यहां पर 5th क्लास कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 100 से ज्यादा एक्सीड हो सकती है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हुए ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको समझाई गई है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहां पर आपको दिए गए हैं कि जो आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है प्राइमरी सेक्शन के लिए वो इंप्रूव हुई है। पहले 101% थी, अब वो आपका 104% यहां पर 2021-22 के डेटा के हिसाब से देखने को मिली है, ठीक है। ये बेसिक सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर यूरिया गोल्ड के बारे में बात की जा रही है। आपने डेफिनेटली इसे करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा होगा। तो यहां पर कह रहे हैं कि भैया कैबिनेट कमेटी जो आपकी इकोनॉमिक अफेयर्स की, उनके द्वारा रिसेंटली अप्रूव किया गया है सल्फर कोटेड यूरिया का लॉन्च अंडर द ब्रांड नेम ऑफ यूरिया गोल्ड। तो इनमें से कौन सी आपकी एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि यूरिया गोल्ड से रिलेटेड नहीं है, ये आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि हाई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है, सेकंड में कह रहे हैं लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, थर्ड में कह रहे हैं यहां पर आपकी डिलीवरी होगी सल्फर की भी और नाइट्रोजन की भी टू द सॉइल, या फिर इनमें से कोई भी आपका इनकरेक्ट नहीं है। तीनों के तीनों यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए। तो आपको पता है पहले नीम कोटेड यूरिया यहां पर यूज किया जाता था, जिसमें नीम एज अ इनहिबिटर का काम करता था, जो कि हेल्प करता था यूरिया को कि स्लो रिलीज हो यहां पर नाइट्रोजन का टुवर्ड्स द सॉइल, ताकि किसी प्रकार से नाइट्रोजन आपका वेस्ट ना हो, ठीक है, या सॉइल में आपका रिलीज ना हो जाए, एयर में रिलीज ना हो जाए। तो उसी को और बेहतर बनाने के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट सल्फर की जो रिक्वायरमेंट देखने को मिल रही है इंडियन सॉइल्स में, उसे भी एड्रेस करने के लिए यहां पर सल्फर कोटेड यूरिया की बात की गई कि अब नीम से कोटिंग नहीं करेंगे, अब सल्फर से कोटिंग यहां पर की जाएगी। तो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि कितने बेहतर, मतलब कितना वो पर्टिकुलर एक ग्रेन्यूल आपका नाइट्रोजन सप्लाई कर सकता है और कितने बेहतर तरीके से उसकी यूसेज यहां पर हो रही है। तो डेफिनेटली जब आपके ऐसे इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं सो बेटर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी देखने को मिलती है। तो ये तो आपकी करेक्ट है। सेकंड में जो कह रहे हैं कि भैया आपका लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर देखने को मिलेगा, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका मॉल्टल सल्फर की कोटिंग आपके यूरिया ग्रैन्यूल्स के ऊपर की जाएगी, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इसलिए यहां पर आपका कॉस्ट इंटेंसिव भी देखने को मिलेगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां पर कम नहीं, थोड़ी ज्यादा देखने को मिलेगी एज पर जो हमारा कन्वेंशनल नीम कोटेड यूरिया में देखने को मिलता था। अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो हमें क्लियर है ही नाम से ही कि सल्फर एज वेल एज नाइट्रोजन की डिलीवरी यहां पर सॉइल को की जा रही है, इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने का कोशिश किया जा रहा है। तो सरकार द्वारा यहां पर गोल्ड यूरिया की पहल क्यों की गई? क्योंकि इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इंडियन जो सॉइल्स हैं उनमें
यूरिया और जो डाइमोनियम फॉस्फेट है डैप जो है उनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन है, कारण इजीली अवेलेबल है, चीपली अवेलेबल है मार्केट में, तो भैया फार्मर्स उन्हीं पर्टिकुलर फर्टिलाइजर्स को यहां पर प्रेफर कर रहे हैं और उनके ओवर एप्लीकेशन भी हो रही है। तो यूरिया गोल्ड के माध्यम से क्या किया जाएगा कि जो आपका यहां पर एप्लीकेशन है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिलेगा। जो पहले आपका 45 केजीज का बैग सफिशिएंट रहता था एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड के लिए, अब आपका उसमें 40 केजीज ऑफ बैग ही वहां पर सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, तो इसलिए ब्रांडिंग में आपका ये भी चेंज किया गया है कि भैया पहले 45 किलो के हिसाब से वहां पर आपके वो जो पूरी पैकिंग बेची जाती थी, बोरे बेचे जाते थे, अब वो 40 किलो के हिसाब से बेचे जाएंगे। बट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से यहां पर उसे एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि शायद जो पैकेजिंग रीपैकेजिंग की गई है कि कम क्वांटिटी में देना है, तो शायद उसको भी थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जाए ताकि फार्मर को ये ना लगे कि उसके लिए यूरिया गोल्ड महंगा पड़ रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी पॉइंट्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं और वही चीज आपको समझाई भी गई है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो सारी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। सॉइल की हेल्थ को यहां पर बेहतर करना है, उसके अलावा जो आपका न्यूट्रिएंट रिलीज यहां पर हो रहा है, सल्फर का भी, नाइट्रोजन का भी, उसे यहां पर बेहतर करना है ताकि ओवरऑल जो आपकी क्रॉप यील्ड्स हैं वो यहां इंप्रूव हो सकें। ठीक है, तो वही बेसिक से आपको इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है। उसके अलावा एक एस्टिमेट भी लगाया जा रहा है कि इस पर्टिकुलर यूरिया गोल्ड के चलते जो यूरिया कंजम्पशन है शायद हम उसे रिड्यूस भी कर पाए बाय 25%। क्यों? क्योंकि उस प्रकार से यूरिया जो सल्फर कोटेड यूरिया है वो ज्यादा एफिशिएंट देखने को मिलेगा, फार्मर उसे कम यहां पर यूटिलाइज करेगा। तो ये बेसिक सा सवाल यहां पर आपसे पूछा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत बार डिस्कस होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, एक ऐसा टूल जो कि आरबीआई द्वारा यहां पर रखा गया है सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि अगर पैसों की जरूरत है तो भैया इस टूल के माध्यम से यहां पर ले लिया जाए। तो पहली स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि जो भी आपका अमाउंट विड्रॉन किया जाएगा बाय अ पर्टिकुलर स्टेट इन एक्सेस टू जो उनके पास लिमिट है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, तो वो आपका ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड में कह रहे हैं कि भैया जो आपकी बोरोइंग्स की जाएगी वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से दे आर टू बी रिपेड विद इन 3 मंथ्स की 90 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि एप्लीकेबल है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी के लिए जो कि आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है, तो वो आपका रेपो रेट पर वहां पर दिया जाता है। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए और बहुत सिंपल से आंसर को यहां पर सॉल्व कीजिए। तो बेसिकली 3 स्टेटमेंट्स यहां पर दी गई हैं। तो आपको पता ही पहली में तो जो बात रखी गई है जो आपका अमाउंट विड्रॉ किया जाता है नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस से ज्यादा हो जाए तो आपका ओवरड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कि देखिए सबसे पहले स्टेट के पास अवेलेबल होती है स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी को अवेल करना। अगर स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी की लिमिट एग्जॉस्ट हो रही तो आप वो नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से करेंगे। अगर उससे ज्यादा उधार चाहिए तो भैया फिर वो ओवरड्राफ्ट में यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है आपका स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में वो आपका रेपो रेट से कम देखने को मिलता है। कि अगर किसी को वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से यहां पर उधार लेना है तो उन्हें यहां पर रेपो रेट के हिसाब से मिलता है। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी में रेपो रेट से थोड़ा कम देखने को मिलता है। कितना कम है वो भी हम यहां पर डिस्कस कर लेंगे। तो जिसके चलते ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हुए इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपसे पूछी गई थी, सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है जी, तो वही पॉइंट्स आपको यहां पर दिए गए हैं। स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटीज एक्सटेंड की गई है अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। कि जैसे नॉर्मल आपकी उधारी चलती है, आरबीआई को यहां पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल चाहिए तो भैया वो दे दीजिए, आप यहां पर हमसे उधार ले लीजिए। बट यहां पर आरबीआई ने एक और पॉइंट क्या रखा है कि जो 2 तरीके के फंड्स यहां पर क्रिएट किए गए, कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड एंड गारंटी रिडेम्पशन फंड। इन दोनों फंड्स में अगर स्टेट ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, अपनी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट यहां पर देखने को मिलती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है, तो उस केस में भी यहां पर वो एसडीएफ फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, पर उस समय पे उन्हें ये कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सबसे इफेक्टिव यहां पर मेथड बनाया गया है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सबसे कम रहेगा। वहीं अगर हम बात करें फिर नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस की, अगर आपने एसडीएफ की लिमिट एग्जॉस्ट कर दी है तो स्टेट गवर्नमेंट को फिर ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है जी, अब इसकी जो लिमिट्स रहेंगी सभी स्टेट्स के लिए डिफरेंट देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि सभी स्टेट्स का जो एक्चुअल रेवेन्यू है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसके बेसिस पर इसकी कैलकुलेशन यहां पर की जा रही है। अच्छा, आपको वेज एंड मीन्स एडवांसेस से बियॉन्ड यहां पर स्टेट गवर्नमेंट को उधार चाहिए तो वो भैया फिर ओवरड्राफ्ट में चले जाएंगे, जिसके चलते बोला गया कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी टाइम पे अगर आपका ओवरड्राफ्ट में है तो मैक्सिमम 14 कंसेक्यूटिव वर्किंग डेज के लिए हो सकता है, जिसमें एक क्वार्टर में 36 डेज की लिमिट रखी गई है। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा फिर वो यहां पर बढ़ जाएगा। बट अगर हम बात करें नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस में तो वो आपका रेपो रेट से यहां पर लिंक्ड है। किस तरीके से लिंक्ड है वो आपको बता दिया गया है। नॉर्मल आप उधार ले रहे हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के माध्यम से तो रेपो रेट के हिसाब से है। एसडीएफ फैसिलिटी यूज कर रहे हैं जिसमें आपकी इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट है तो -2% हो जाएगा। अगर आप नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इन द फॉर्म ऑफ कोलैटरल रख रहे हैं तो -1%, मतलब रेपो रेट -1% हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे आपका ओवरड्राफ्ट के केस में फिर वो बढ़ता जाएगा। बट वही चीज है कि यहां पर आपके 3 महीने तक का आपको समय मिलता है कि आप अपने उधार की भरपाई कर दें। अगर 3 महीने से ज्यादा हो जाए तो उस केस में आपके ऊपर इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है जी, तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है।
अगला सवाल देखते हैं, बिल्कुल फैक्चुअल सवाल यहां पर रखा गया है। इंपॉर्टेंट कमेटीज के बारे में बात की गई है कि कमेटी का नाम लिखा गया है और क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसका पर्पस था, उसको यहां पर लिखा गया है। तो बताइए कौन से पेयर्स, कितने पेयर्स यहां पर करेक्ट हैं। पहले में तारापोरे कमेटी के लिए कह रहे हैं कि भैया कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के बारे में इन्होंने बात की। उषा थोराट कमेटी के लिए कह रहे हैं कि भैया एनबीएफसी के गवर्नेंस फ्रेमवर्क रिव्यू के बारे में इन्होंने बात की। एंड नचिकेत मोर के लिए कह रहे हैं कि जो आपके स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल सर्विसेज क्रिएट करने के लिए बात की गई। तो थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो देखिए तीनों के तीनों पेयर्स यहां पर बिल्कुल करेक्ट हैं, जिसके चलते सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर समझाई गई है। तारापोरे कमेटी बेसिकली यहां पर आरबीआई द्वारा बनाई गई थी ताकि जो हम फुल कन्वर्टिबिलिटी का प्लान चाहते हैं ऑफ रुपी ऑन कैपिटल अकाउंट, उसके लिए एक रोड मैप सजेस्ट किया जा सके, जिसके चलते उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी यहां पर सजेस्ट की थी। तो क्या थी उनकी रिकमेंडेशन, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपके लिए होमवर्क यहां पर रखा गया है, ठीक है। एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट तो आप बता सकते हैं। उसके अलावा उषा थोराट कमेटी के बहुत सारे यहां पर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं कि पहली बात, किस प्रकार से एनबीएफसी की गाइडलाइंस सेट की जा सकती हैं, उसके लिए यहां पर इनका रखा गया था। इन्होंने रेकमेंड किया था कि भैया इन्हें भी यहां पर कैपिटल नॉर्म 12% का रखना पड़ेगा, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, उषा थोराट कमेटी को यहां पर इनके द्वारा चेयर की गई थी एक और कमेटी ऑन ऑफ शोर रुपी मार्केट, जिसके रिकमेंडेशंस के बेसिस पर हमारी गिफ्ट सिटी और आईएफएससी जैसे इंस्टीट्यूशंस वहां पर स्थापित किए गए थे, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम नचिकेत मोर कमेटी की अगर हम बात करें तो इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को और बेहतर कैसे लेके आना है और किस प्रकार से जो आपके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जिन्हें उस प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज अवेल नहीं हो पाती, क्रेडिट सर्विसेज अवेल नहीं हो पाती, उन तक वो कैसे पहुंचानी। तो नचिकेत मोर कमेटी द्वारा ये बेसिक से पॉइंट रखे गए थे। डिफरेंशिएटेड बैंकिंग के पॉइंट्स भी यहीं से सामने आते हैं। चलिए, तो ये सिंपल सा सवाल था। लास्ट सवाल देखते हैं, यील्ड कर्व से रिलेटेड है और ये टॉपिक भी हमने फ्यू मिनट्स में भी पहले डिस्कस किया है। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन एज अ साइन ऑफ कमिंग रिसेशन। पहले में कह रहे हैं पॉजिटिवली स्लोप्ड यील्ड कर्व, सेकंड में कह रहे हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व, थर्ड में कह रहे हैं फ्लैट यील्ड कर्व या फिर हेम्प्ड यील्ड कर्व। तो क्या लगता है आपको इनमें से कौन सी आपकी यील्ड कर्व की जो डायरेक्शन है, किस प्रकार का ग्राफ जो रहेगा वो बता सकता है कि रिसेशन आने वाला है। थोड़ा सोचिए और करेक्ट आंसर यहां पर मार्क कीजिए। तो भैया यील्ड कर्व किससे रिलेटेड है कि भैया जो आपके बॉन्ड यील्ड्स हैं, ठीक है, बॉन्ड यील्ड्स हम कैसे मेजर करते हैं कि भैया कितना आपने प्राइस पे किया है बॉन्ड के लिए और कितना आप एनुअल कूपन पेमेंट यहां पर रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी बॉन्ड यील्ड है उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो आप खुद ही सोचिए कि यील्ड का डिटरमाइन करता है कि कितना आपको यहां पर रिटर्न मिल रहा है। माफी चाहूंगा, यहां पर आपका एनुअल कूपन पेमेंट न्यूमिनेटर में आएगा, प्राइस आपका डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। यील्ड की कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है। तो यहां से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, कि अगर बॉन्ड बहुत महंगा मिल रहा है तो उस केस में यील्ड वहां पर कम होती जाएगी, कम रिटर्न आपको मिलेगी, ठीक है। बट अगर आपके बॉन्ड्स यहां पर सस्ते मिल रहे हैं तो उस केस में आपको ज्यादा रिटर्न यहां पर देखने को मिलेगी। सिंपल सा रूल है। बट यहां इंपॉर्टेंट क्यों है ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, अब इसको समझते हैं यहां पर एक ग्राफ के माध्यम से। करेक्ट ऑप्शन आपका यहां पर बी ऑप्शन है, बट अभी इसको हम यहां पर समझते हैं इस ग्राफ के माध्यम से, ठीक है। कि ग्राफ यहां पर सिंपली क्या कहता है कि अगर मुझे यहां पर प्रोजेक्शन करनी है, ठीक है, किस प्रकार से कि यहां आपकी यील्ड आ रही है और यहां पर आपका मैच्योरिटी पीरियड आ रहा है। आई होप यहां पर आपको दिखाई दे रहा हो। यहां पर हम इस तरीके से समझ लेते हैं, यहां आपकी यील्ड आता है, यहां पर आपका मैच्योरिटी पीरियड आता है कि 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, 15 साल का बॉन्ड है एंड 20 साल का बॉन्ड है। तो आप खुद सोचिए कि अगर हम किसी ऐसी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर ग्रोथ हो रही है, बूस्ट आ रहा है, बूम आ रहा है, तो उस समय पर जो आपके ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं उस पर ज्यादा फोकस रहेगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। आप खुद ही एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा लुक्रेटिव लगेगी क्योंकि आपको अच्छी रिटर्न अभी करंटली मिल रही है, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपके शेयर मार्केट भी हो सकती है, बट अगर हम बॉन्ड के केस में बोले तो वहां पर भी आपके लिए शॉर्ट टर्म जो बॉन्ड्स हैं, शॉर्ट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं, वो ज्यादा फिजिबल देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि भैया उस समय पे शॉर्ट टर्म जो आपके या शॉर्ट मैच्योरिटी वाले जो आपके बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब उनकी डिमांड अगर ज्यादा रह रही है तो उस केस में उनका प्राइस भी ज्यादा बढ़ेगा। अब यील्ड तो हमने देखा कि भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस, तो उस केस में उनकी यील्ड भी यहां पर कम देखने को मिलेगी, राइट। तो उस समय पे क्या होगा कि जो लॉन्ग टर्म आपके बॉन्ड्स हैं उनकी डिमांड बहुत ही कम है, ठीक है। अब डिमांड कम है तो प्राइस कम है, प्राइस कम है तो यील्ड ज्यादा है, तो उसके लिए यील्ड हम ज्यादा बता सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए हम यील्ड यहां पर कम बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डिमांड और प्राइस के साथ डायरेक्टली यहां पर रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया गया है जो कि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक तरीके का ट्रेंड यहां पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा समय आ रहा है जब आपका
रिसेशन वाली बातें हो रही हैं, शॉर्ट टर्म नेचर में बहुत अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है, तो एक इन्वेस्टर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि भैया लॉन्ग टर्म ऐसी इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगा लूं जिससे मुझे लंबे समय तक कुछ ना कुछ रिटर्न आती रहे, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनफिजिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो उस समय पे क्या होगा कि जो आपके लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स रहेंगे, लॉन्ग मेच्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स रहेंगे, उनकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी, और जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्राइस बढ़ेगा, और जब उनका प्राइस बढ़ेगा तो उस समय पे उनकी यील्ड यहां पर गिरनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा कि आपके जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड है शायद उनकी यील्ड थोड़ी ज्यादा देखने को मिले देन द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। ठीक है, तो वहां पर हम एक इन्वर्टेड यील्ड कर्व यहां पर देखते हैं। ठीक है, कि आपका डाउनफॉल में देखता हुआ यील्ड कर्व यहां पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि भैया आने वाले समय में शायद रिसेशन आ सकता है। इसी वजह से यहां पर जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो वही चीज आपको यहां पर समझाई गई है कि जो सडन रश होता है टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, तो उसकी वजह से एक अनयूजुअल फिनोमेना यहां पर देखने को मिलता है, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, जो कि इस तरीके से यहां पर हमें दिखता है। ठीक है, तो इसका कारण क्या है कि इन्वेस्टर्स जो कि बहुत घबराए हुए हैं कि नियर फ्यूचर में शायद बहुत अनसर्टेनिटीज यहां पर आ सकती हैं, तो वो लॉन्ग मेच्योरिटीज वाले बॉन्ड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग मेच्योरिटी वाले जो बॉन्ड्स उनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे और उनकी यील्ड ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी। राइट, तो ये बेसिक सा पॉइंट यहां पर आपको ध्यान रखना है। मील वाइल जो आपके शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स उनको डंप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनको उस चीज की जरूरत नहीं है, पता नहीं है कि भैया उसकी जो भरपाई है वो हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो उस केस में क्या देखते हैं कि इस प्रकार का इन्वर्टेड यील्ड कर्व वहां पर देखने को मिलता है। तो इसका पूरा हमने एक लेक्चर रखा है बॉन्ड्स की यील्ड के ऊपर, डेफिनेटली जाके देखिए, कंप्लीटली उसे पूरा रिलेशनशिप डिस्कस किया गया है फ्यू मिनट सीरीज में। तो ये थे आज के हमारे 5 सवाल। आई होप आपने अच्छे से यहां पर अटेम्प्ट किया हो। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, जहां पर हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिससे आपको फायदा मिलता है, या तो वैल्यू एडिशन होगी या रिवीजन होगी। चलिए, सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।